नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं उनको कहूँगा कि एक बार देख लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की क्लास अगर हमने पिछला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखते जाइएगा। बस इतना ध्यान रखें, जब भी पढ़ाई करते हैं कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो भी आप सुनते हैं उनको समझें और सीखें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं हम लोग। ये लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन बात याद रखिए कि आपने विलियन अगर नहीं किए हो तो ज़रूर आप करिए। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 2 तरह का प्लेलिस्ट हुआ है, एक प्लेलिस्ट जो अभी नया है वो है, और एक जो पुराना जो बना हुआ है वो है। तो आप जो पसंद करें वो आप करिए। बहुत बढ़िया क्लासेस है। आज देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में ये 2.2.1 इलेक्ट्रोड विभव का मापन इस तरह के नाम से लिखा हुआ है, उसमें से हम चलते हैं आगे। सबसे पहली बात यह है, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, या विद्युत से रासायनिक अभिक्रिया करने का अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। या यूं कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो विद्युत बनेगा। आप सिंपल सी याद रखिएगा, जो आप अपनी घड़ियों में सेल लगाते हो उसमें क्या होता है, उस सेल में होता है रसायन यानी कि केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं और उस रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी तरह से दूसरी बात कह दें कि जब किसी विलयन में, किसी आयनिक विलयन में यानी कि जिसमें प्लस और माइनस होता है, मतलब सिंपल सी बात करते हैं, नमक का विलयन, नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। एक इलेक्ट्रोड पर सोडियम धातु इकट्ठा होने लगता है, दूसरी जगह पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होने लगता है। इस तरह से यहां पर नमक के विलयन में आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ मैंने कहा सोडियम, एक तरफ क्लोरीन गैस मुक्त होती है, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया था। अब यहां पर ये एक रिएक्शन होने लगते हैं। फाइनल रिएक्शन में एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक तरफ क्लोरीन गैस निकलती है, और फाइनली जो विलयन होता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक का, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो कब हुआ, जब हमने नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया, डीसी विद्युत धारा प्रवाहित किया, ऐसा विद्युत धारा जिसमें प्लस और माइनस होता है। तो अब यही प्रक्रिया, तो हमने क्या देखा भाई, हमने विद्युत प्रवाहित करते हैं किसी विलयन में तो रिएक्शन होता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। या हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और बिजली का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, इसका अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन होता है, ये स्टडी होती है विद्युत रसायन में। इसलिए इसकी परिभाषा बनेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, क्या बोला, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये हमने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, उस लेक्चर को देख लीजिएगा। अब सेकंड लेक्चर की तरफ हम जाने, पहले लेक्चर में एक और चीज देखे थे, दूसरा शब्द है सेल। सेल किसे कहेंगे, ये हमारे मानव शरीर में या जीव जंतुओं में सेल मतलब कोशिका बोल देते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में सेल का मतलब क्या है, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। जैसे हमने कहा, घड़ियों में लगने वाला जो सेल है वो क्या है, एक छोटा सा पात्र होता है, एक छोटा सा बैग होता है, उसमें रसायन भरे होते हैं और उसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिन जगहों पर हो रही है उस पात्र को हम सेल कहेंगे। तो यहां पर क्या बोला गया, जरा ध्यान देंगे, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उस पात्र को हम सेल कहते हैं। उस वेसल को, उस बर्तन को हम सेल कहते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अब बेटा यहां पर 2 शब्द और आएंगे। सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं।
क्योंकि परिवर्तन दो प्रकार का हुआ। पहला परिवर्तन क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की रासायनिक क्रियाएं हुई। इस आधार पर परिवर्तन दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। पहले परिवर्तन को ध्यान रखेंगे, एक सेल जिसको कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इस जगह पे क्या होता है, ये नॉर्मल सेल जिसमें हम बिजली प्राप्त करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आता है। ये क्या होता है जरा देखें, यहां पर होगा रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी से ई केमिकल या ई कैम बस लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। बोलो, ई कैम मतलब केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है। इसको क्या कह सकता हूं मैं कैसे कहूंगा, वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का निर्माण किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसे हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा होगा विद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, इस प्रकार का सेल कौन सा है भाई, देखिए आप कह सकते हो पेंसिल सेल कह सकते हो, आप गैल्वेनिक सेल दे सकते हो, आप शुष्क सेल कह सकते हो, ड्राई सेल कह सकते हो, या घड़ियों में लगने वाला सेल कह सकते हो। छोटी घड़ियों में लगती मरकरी सेल, बटन सेल कह सकते हो। बहुत जितने भी सेल होते हैं जिनसे विद्युत प्राप्त करते हैं उन सारे सेलों को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दूसरी बात होगी, ऐसा सेल जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रवाहित की जाती है यानी बिजली प्रवाहित किया जाता है, जिससे वहां पर रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। यानी आप समझ लें यहां पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, बोले तो वे सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो सेल हुआ हमारे पास दो प्रकार का, क्लियर हो गई। सेल कितने प्रकार के, सेल किसे कहेंगे, जहां पर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं ऐसे पात्र को। और ये दो प्रकार का हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और यहां कब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो प्रकार का सेल हुआ, क्लियर। अब यही चीज हम आगे बढ़ते हैं। एक पहले वाले लेक्चर में हम इसके डिटेल पढ़े हैं बेटा इस चैप्टर में। दूसरे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा डेनियल सेल, इसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं या डेनियल सेल भी के नाम से या वोल्टिक सेल के नाम से हमने पढ़ा है। तो ये चीज़ें अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जाएगा, लेकिन फाइनली वो सब एक है। तो मैं आपको इसको फिगर बनाकर मैं आपको बताता हूँ फटाफट, आप बस सुनिएगा इसको और फाइनल आप उस वीडियो को देख करके उसे डिटेल ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो क्या होगा, हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल कैसा सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है। सेल दो प्रकार का बताया, अभी याद है आपको, एक सेल बताया विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा सेल बताया विद्युत अपघटनी सेल। तो ये विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो विद्युत रासायनिक सेल जिससे विद्युत का निर्माण किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो विद्युत का निर्माण किया जाता है जिस सेल में, उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो यहां पर लिखा है वे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। तो इसी विद्युत रासायनिक सेल में हम बात कर रहे थे कि वो कैसा होगा, जरा देखिएगा, यहीं पर बात करते हैं। एक देखिए, दो पात्र होते हैं, दो बर्तन होता है कांच का, दो बर्तन होता है कांच का, दो वेसल होते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैं एकदम सिंपल से आपको बना के दिखा रहा हूं। दो पात्र होते हैं, इस तरह से कांच का दो बर्तन होता है जिसको बीकर भी कहते हैं। चलिए, एक पात्र में, एक बर्तन में
घुला रहता है जिंक सल्फेट का विलयन, हम इसको AQ लिख देते हैं। AQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब होता है जली, यानी जल में घुला हुआ है, इसका विलयन है AQ। दूसरे में हमने भर दिया है विलयन, इसमें पहले में क्या है जिंक सल्फेट, दूसरे में है CuSO4 का विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। पहले जिसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ है उसमें हमने एक जिंक धातु का रॉड डुबा दिया है, यह है जिंक रॉड। दूसरे में हमने जिसमें कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर धातु का रॉड डुबा दिया हमने, यह है Cu रॉड। अब यहां एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये एक सेल का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, फिर इसका डिटेल तो हमने सेकंड नंबर लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसको हम डिटेल आगे बढ़ाने वाले हैं, ये सब जानेंगे तब हो पाएगा, इसलिए थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। चलो अब क्या करेंगे, दोनों विलयन को जोड़ने के लिए एक कांच की नली में इसमें कुछ जेली भरा हुआ है, जेली मतलब जैम जैसा, अर्ध जैसे जेलेटिन होता है उस तरह का, यानी जैम तो जानते ही होंगे, ठीक है, अर्ध ठोस पदार्थ। तो इसमें है, इसको कहते हैं लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कह देंगे या लवण सेतु कह देते हैं। अब जैसे ये व्यवस्था होती है वैसे ही हम ये देखते हैं कि ये जो जिंक वाला है वो नेगेटिव हो जाता है और ये वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये सेल नेगेटिव, यहां से ऋण विद्युत मिलेगा, यहां पर धन विद्युत मिलेगा। अब ये दोनों के बीच जो विद्युत वोल्ट का वैल्यू होगा वो कितना मिलता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। दोनों को अगर आप वोल्टामीटर से जोड़ दो इस तरह से, तो आप क्या पाओगे इसमें, जरा देखिएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और इस जगह पर आप देखोगे 1.10 वोल्ट की विद्युत इसमें मिलती है। ये है गैल्वेनिक सेल। तो यही बात हमने छोटे से लाइन में लिखा है। यहां पर होने वाली जो क्रिया होती है, एक इलेक्ट्रोड पर यहां पर जिंक पर एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसलिए इसे एनोड कहा जाता है। आप ये मत सोचना कि ऋणात्मक है तो कैथोड होगा, ये मत सोचिएगा। यहां पर सोचना जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है। तो यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और यहां पर ये है कैथोड, क्योंकि यहां पर अपचयन की क्रिया होती है। अब मैं ये कहूंगा डिटेल जानने के लिए लेक्चर नंबर 2 जरूर पढ़िएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी साइंस को आगे बढ़ाते हुए 3rd नंबर के लेक्चर में। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से करेंगे। तो 2 लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जा सकता है, सिंपल सी एक बात बताते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रोड, आपको मैं बोलूंगा एक सेल है बेटा, ये एक सेल है, आपके घर में होगा, है ना। तो इसमें एक जगह पे प्लस लिखा रहता है, एक जगह माइनस लिखा है। जिधर प्लस लिखा रहता है वहां पे ऐसा थोड़ा सा मेटल उठा हुआ रहता है। एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ा जा सकता है, और इसमें एक लाइन और लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। आप देखिएगा, यानी एक सेल कितने का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। अब याद रखें, एक आपने एक मीटर आती है ना नापने के लिए, गैल्वेनोमीटर हो या वोल्टामीटर हो या मल्टीमीटर हो, जिसमें हम इसमें कितना वोल्ट है वो चेक करते हैं। तो कभी भी आप देखेंगे कि अगर मैं कहूं इस तरह का होगा, आपके पास 2 प्रकार का होता है। चलो इस तरह से हम सोच लेते हैं, एक इस तरह का बना होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक प्लस और एक माइनस लिखा होता है। इसमें प्लस जोड़ना होता है, इसमें माइनस जोड़ना होता है। ये एक रेड कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा, ये ब्लैक कलर का होगा। चलिए अब इसमें हमने इसको इस वाले वायर, अच्छा यहां पर क्या लगा रहता है, 0 पर है और एक कांटा लगा होता है। अगर मैं इसको यहां पर जोड़ दूं तो ये जो सुई है आगे नहीं बढ़ती है, वहीं पर रहती है। उल्टा काम करता हूं, दूसरा काम, अगर सिर्फ ये माइनस वाले को यहां पर जोड़ दूं तो भी ये सुई आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं इस तरह से जोड़ दूं तो ये सुई आगे बढ़ती है, और इसमें ये वहां उस पॉइंट तक जाता है जहां पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। यानी आप समझ सकते हो 0 से उठ करके कहां चला गया, ये 1.5 वोल्ट तक चला गया। ये वोल्टामीटर
इसको चेक करते समय हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रोड ये है जिसको हमने कहा था उस टाइम कैथोड, और ये इलेक्ट्रोड एक है जिसको हमने कहा था एनोड। ये ड्राई सेल है, ये लिक्विड सेल है। देखें ये वाला अपन सेल देखे थे लिक्विड। तो ये समझ में आता है कि सिर्फ इसको चेक करेंगे तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और ना इसको चेक करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है और ये गैल्वेनोमीटर काम करने लगता है। इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी, यहां पर वही लाइन मैंने छोटी सी लाइन पे लिखा है कि अकेले अर्ध सेल का विद्युत का मापन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये एक पार्ट का आप विद्युत का मापन नहीं कर सकते हैं। इसको अर्ध सेल कहेंगे, जिंक अर्ध सेल है ये कॉपर अर्ध सेल है, इसका भी विद्युत धारा जो बनती है उसका मापन नहीं कर सकते हैं। ना ये बता सकते हैं कि प्लस है कि माइनस है, और ना ही ये बता सकते हैं कि प्लस है कि माइनस है, और ना ही कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है ये नहीं बता सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब आप पूरा सेल बनाएंगे, दोनों सेल को जोड़ेंगे और दोनों सेल से निकलने वाले, दोनों इलेक्ट्रॉनों से निकलने वाले इस वायर को आप जोड़ देंगे वोल्टामीटर में, तब पता चलेगा। तो यही बात हमने यहां पर एक लाइन में लिखा है कि अकेले एक अर्ध सेल का विभव का मापन नहीं किया जा सकता है। तो फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों अर्ध सेलों के विभवों के अंतर को माप सकते हैं। दोनों अर्ध सेलों के, एक अर्ध सेल इधर से प्लस वाला, एक अर्ध सेल इधर से माइनस वाला इस सेल में, और वो जो अभी बनाया था ना पात्र वाला गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनिक सेल, उसमें भी दो अर्ध सेल हैं। देखिए तो दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़ते हैं, लवण से तो मिलाते हैं और दोनों वायरों को एक इस तरह के वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं। तब जो एक क्या मिलती है, एक वैल्यू मिलता है। ये है दोनों अर्ध सेलों के विभव का अंतर होता है। यानी कि किसी सेल में विद्युत धारा जो मिलती है, विद्युत वाहक बल कहते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों का विभव का अंतर। तो यही बात हमने लिखा है। अतः हम दो अर्ध सेलों के विभवों के अंतर को माप सकते हैं। सब एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई वही बात आपको बता रहा हूं आपको समझने के लिए। अब बात आती है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड यानी अर्ध सेल का विद्युत वाहक विभव का चयन कर लें और दूसरे का अर्ध सेल का मान लें, मतलब ज्ञात करें, तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है, हम अगर मान लेते हैं एक का पता है और एक का नहीं पता है, तो हम किसी दूसरे का जिसका नहीं पता है उनका हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें एक मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करना पड़ेगा। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये तब आ जाएगा जब इस क्लास के आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मैं आगे बताते जाता हूं। तो ये लाइनें आप बाद में एक बार और देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए हम पूरा एक सेल बनाएंगे, तब जाकर के हम किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर पाएंगे। अब सवाल आता है, एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं तब जब हम पूरा एक सेल बना करके उसके सेल विभवों का, इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर हम चेक करेंगे। यानी कि टोटल एक पूरा सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल का निर्धारण कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, दूसरी लाइन पे यही बात हमने यहां पर आपको बताया है। अब आगे चलते हैं बेटा। यही ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, हम थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर एक जानकारी मिली कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, लेकिन किसी उसके अर्ध सेल का नहीं निकाल सकते। किसी एक अर्ध सेल का या किसी एक इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं तो दूसरे का हमें पता होना चाहिए। अब ये बारे में हम बात आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो इसलिए एक बात यहां पर लिखूंगा। तो किसी भी सेल का ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर याद रखना, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई सी माइनस ई ए, यानी कि ए सी मतलब कैथोड और ए मतलब एनोड। हम इस तरह के इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, ये देखिए,
सेल का यहां पर किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो मिलता है, जैसे 1.5 वोल्ट मिला था, ये वैल्यू है। किसी इलेक्ट्रोड में एक एनोड है, एक कैथोड है। विद्युत में किसी सेल में एक एनोड है, एक कैथोड है। बताया था कैथोड कौन सा है, प्लस वाला, और एनोड कौन सा है, माइनस वाला। तो अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का वैल्यू पता है तो दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो वैल्यू पता हो गया तो एक बच गया, तो उसका हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के आधार पे। तो वो कैसे निकालेंगे, चलो हम बात करते हैं। इससे पहले एक बात पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे ये भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव है कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की अगर हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड करता क्या है। या तो इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा है, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, उसकी उस नेचर को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यह याद रखना, जो दान करता है इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन दान हो रही होती है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जहां पर ग्रहण हो रहा होता है वहां पर अपचयन होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए साहब, यहां इस बात को समझें। इस तरह से दो प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव होगा। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात हो गया, इलेक्ट्रॉन दान करने की या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होगा, एक होगा अपचयन विभव और दूसरा होगा, अपचयन विभव को क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा विभव कहलाता है ऑक्सीकरण विभव। एक अपचयन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम अपचयन विभव कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मैं यहां पर Aq लिख रहा हूं क्योंकि यह पानी में घुला हुआ है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, काम चल जाता है। अब Cu ये सॉलिड है और ये उदासीन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का समय उदासीन हो गया। इस टाइम पर इसका इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा E0 वैल्यू, ये मिलती है धनात्मक मिलेगा +0.34 वोल्ट। लेकिन ये कैसे मिलेगा मैं आगे जाके बताऊंगा बेटा, अभी आप उस जगह पर नहीं पहुंचे हो, बस एक जानकारी के तौर पे मैं यहां पर रख रहा हूं, ताकि जब आगे पढ़ोगे और फिर उसके बाद जब पीछे इस चीज को लौट के देखोगे ना तो ये बात एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, दूसरा है, अगर जिंक धातु पर इस तरह का अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है, तो यहां पर अपचयन की क्रिया हो रही है। इस कारण से यहां पर जो विभव है उसको क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। जिंक 2+ एक्वस सॉल्यूशन में है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया और ये बन गया Zn सॉलिड, E0 इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू मिलता है। अगर यहां पर हम कहें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम दान करने की स्थिति में लिखें तो ये उल्टा लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा देखो तो, Cu सॉलिड दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बन गया Cu2+ एक्वस। इस समय इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू जो होगा वो होगा, यहां पर प्लस है ये उल्टा हो गया, तब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा 0.34 वोल्ट। यहां पर देखें जिंक के लिए बात करेंगे, जिंक सॉलिड है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब ये जिंक 2+ इक्वस, और अब देखिएगा E0 इज इक्वल्स टू प्लस, यहां पर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ये देखिए हमने यहां पर कुछ बातें जो आपके सामने रखें, इनको आपको मैं कहूंगा कि ये वाली बात अगर इससे पहले आपने इसको ना पढ़ा हो तो ये वाली बात एकदम अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बस कंटिन्यूटी में इसको पढ़ाना पड़ता है पहले ही,
ताकि आगे की चीज़ों को आराम से समझ सकें। या यूं कह सकते हैं इनको समझना ज़रूरी अभी है नहीं, इसके बाद जो समझाऊंगा उससे समझ करके इन चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। पर जानना यह ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू किस तरह से ऑक्सीकरण विभव में और अपचयन विभव में किस तरह से चेंज हो जाती है। बस अब चलते हैं, मेन जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और वो कैसे बना होता है और वो कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉपी है तो एक बार उसे ओपन करिए, मैं जो बनाऊंगा उसे आप जरूर नोट करते जाइएगा, एक एक करके मैं आपको इसको समझाते जाता हूं। एक्चुअली मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव की वैल्यू है उसे 0 माना गया है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोड माना गया। यहां पे हाइड्रोजन गैस कैसे इलेक्ट्रोड का काम करेगा इसको भी एक बार समझते हैं। चलिए, तो इसको बनाया कैसे जाता है पहले समझेंगे। एक कांच की लंबी नली होती है, ट्यूब होता है इस तरह से, देखिए ये कांच की एक लंबी सी नली होती है, इस नली के निचले हिस्से ऐसे बंद रहते हैं, इसके नीचे साइड पर एक प्लेटिनम के वायर के साथ ऐसे इतना ही आकर के छूट जाता है और एक प्लेटिनम की प्लेट लगी रहती है ऐसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज में, ये प्लेटिनम की प्लेट है। इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर एक पॉलिश चढ़ा होता है प्लेटिनम ब्लैक का, मैं लिखूंगा एक एक करके इसका, तो आप याद रखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, है ना। ये क्या होता है, प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिसकी साइज है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। अब इस पर एक कॉपर का वायर इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। अब ये डालेंगे तो एकदम पूरी तरह टच हो जाए ऐसा तो नहीं होगा, और जाके ऐसे टाइट भी नहीं कर सकते। तब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में टाइट करने, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पारा भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं। तो ये मरकरी क्या करेगा, इस प्लेट के ये जो पॉइंट है और इसको दोनों को एक दूसरे, दोनों के टर्मिनल को आपस में जोड़ देता है। एक तरह से करंट फ्लो करने के लिए एक पूरा एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो जाता है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कांच की इस ट्यूब में, इस कांच की ट्यूब में एक जैकेट इस तरह से इस तरह से यहां पर भी क्या होता है, एक ऊपर से एक कांच की नली है, उस नली के ऊपर एक और नली चढ़ी हुई है, इसमें कुछ कुछ जगहों पर ऐसे छोटा छोटा छेद होता है, यहां पर भी एक छेद है। इस जगह पर एक नली बाहर से एक ट्यूब लगा करके इसमें जोड़ देते हैं, पाइप है, इस पाइप की सहायता से इसमें गैस प्रवाहित किया जाएगा। और कौन सी गैस है बताता हूं। ये पूरा जो सिस्टम है, जो समझ में आ गया होगा क्या क्या है। अब ये पूरा सिस्टम जो है उसको एक कांच के पात्र में, एक कांच के बर्तन में डुबा दिया जाता है जिसमें पानी भरी होती है। अब क्या क्या चीजें हैं अब एक एक करके बताना शुरू करता हूं। ये ऐसे देख लीजिए ऐसा। अब क्या क्या है मैं लिख देता हूं, आप याद रखिएगा। ये है प्लेटिनम का प्लेट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का प्लेटिनम प्लेट, पीटी प्लेट। इसमें पॉलिश चढ़ा होता है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक
का पॉलिश चढ़ा होता है। इस तरह से ये लगा होता है। ये जो पानी है, ये पानी में 1 मोलर सांद्रता का, यानी कहूँगा 1.0 मोलर सांद्रता का H+ विलयन होता है। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन का। तो ये हाइड्रोजन आयन लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? हमको इसकी HCl मिलाना पड़ेगा का जेली विलयन है। हमने क्या किया इसमें? हमने पानी लिया और इसमें 1 मोलार, 1 लीटर पानी में 1 मोलार यानी कि 26 ग्राम HCl घोल दिया गया। कितना? 36 कितना होगा? 36.5 ग्राम ये खुला होगा। तो इसको हम 1 मोलार कहेंगे। अब मोलरता के बारे में आपको पता है, मोलरता क्या होती है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तो विलयन हो गया, इसमें ऐसी व्यवस्था है। अब इसी जगह पर, हाँ, ये जो मैंने लिखा था ये पारा है, और ये भी बता देता हूँ। चलो, यहाँ पर एक मरकरी भरा हुआ है, Hg है, मरकरी। ये कनेक्शन के लिए कॉपर वायर है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो आपको मिलेगी, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मिलती है, यानी कि अपचयन विभव बोलें, ये मिलता है 1 मिनट साफ साफ लिख दूं, 0.00 वोल्ट होता है। मतलब इसको जहां पे भी लगाओगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमें मिलेगा 0 वोल्ट। लेकिन तब मिलेगा जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। हाइड्रोजन गैस 1 ATM दाब पर प्रवाहित करेंगे, यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर हम हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो 2 में से 1 घटना हो सकता है। वो क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। और पूरी जो यहाँ पर घटना है, ये पूरा जो सिस्टम है वो STP पर है। S मतलब स्टैंडर्ड यानी मानक, T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर, यानी मानक टेम्परेचर और मानक प्रेशर पर है। मानक टेम्परेचर कितना होता है? मानक टेम्परेचर होता है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें अगर 273 जोड़ दें तो केल्विन वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा? 298 केल्विन को कहा जाएगा। और प्रेशर की बात करते हैं तो इसको कहेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब। अगर हम mm में कहेंगे तो 760 760 mmHg कह सकते हैं। फिलहाल ये बातें हो गई। यहां पर 2 में से 1 क्रिया जरूर होता है। इसमें 2 प्रकार से अभिक्रिया हो सकती हैं। इसमें 2 प्रकार से अभिक्रिया हो सकती हैं। या तो इसमें पहला अपचयन होगा, या फिर इसमें ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन गैस जब इसमें प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस को ये प्लेटिनम ब्लैक सोख लेता है, या यूं कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको अधिशोषण कहते हैं, यानी अपनी सतह पर चिपका लेता है। अब जो उसकी सतह पर हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोड का काम करने लगता है। यहां पर प्लेटिनम नहीं कर रहा है, वहां पर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। तो ये घटना यहां पे होती है। तो ये वाला हाइड्रोजन अपचयन की क्रिया क्या होगी तो क्या होगा? अपचयन की क्रिया में ये वाला घटना हो सकता है। अपचयन है तो ये कैथोड का काम करेगा। अपचयन में क्या हुआ? हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और H2 गैस बनाता है, यानी यहां पर 2 बार। इस जगह पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0.00 वोल्ट।
अगर ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, H2 इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल देगा और H+ बनाएगा 2 बार। और यहां पर भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, 0 का माइनस+ तो होता नहीं है, सो 0 0 है, सेंटर वैल्यू है। पॉजिटिव का और नेगेटिव का दोनों का सेंटर वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों स्थितियों में ये आपको मिलेगा मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव को E0 से दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के बारे में जानकारी। अब इसको मैं थ्योरेटिकली आपको बताता हूं ताकि आप नोट्स भी बना सकें। तो नोट्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको समझें। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो समझें। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश किया गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। यानी क्या बोला, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, प्लेटिनम, ये मैंने बताया था ना आपको, एक प्लेट है वो प्लेटिनम की बनी हुई है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश लगी हुई है। दूसरी बात है इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डूबा होता है। हमने H+ लिया है यानी HCl का विलयन है, अम्लीय विलयन में डूबा होता है एवं इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर हम प्रवाहित कर रहे होते हैं। एवं विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलार होती है, 1.0 मोलार लिखा था मैंने। यस। फिर बात करते हैं यहां पर तापमान 298 केल्विन होता है और हमने एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया 1 ATM पर। इसका मानक अपचयन विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है। ये पूरी बातें हमने देखा, ऐसे आपको लिखना है। फिर बात करें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड या कैथोड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी आप हाइड्रोजन को एक जगह रखोगे एक इलेक्ट्रोड बना करके और एक सेल में एक पात्र अर्ध सेल बन जाएगा, जैसे जिंक की जगह रखोगे या कॉपर की जगह रखोगे। दूसरे साइड में एक तरफ हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो हमने भी बनाया था और दूसरे साइड में कोई भी धातु या अधातु का इलेक्ट्रोड रखोगे, यानी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रोड रखोगे। इस तरह से एक पूरा सेल बन जाएगा और जब ये पूरा सेल बन जाएगा तो इसमें वोल्टामीटर लगा करके जो विद्युत धारा प्राप्त करोगे वही विद्युत धारा उस इलेक्ट्रोड का विद्युत धारा होगा। अब चलिए, इस प्रकार किसी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये हो गई हमारी इसके बारे में जानकारी। ये पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स के रूप में दे दिया है। आप हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में लिखिएगा। अब बात करूंगा, ये पिक्चर है 3D में, इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूं तो यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे, है ना। और एक ये देखिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह का होता है। ये इस तरह का है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रवाहित किया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी आप एक बार देख लीजिएगा फोटो और एक बार क्लिक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर समय नहीं लगा करके इसके विज्ञान की तरफ ले जाता हूँ आपको। चलो साहब, तो एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने देखो, जब सेल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पूरा सेल बनाएंगे तभी हम विद्युत वाहक बल का निर्धारण कर पाते हैं। तो ये एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और मैंने दूसरे तरफ कॉपर रख दिया। ऐसा करने पर मुझे दोनों सेल को जोड़ने पर मुझे यहां पर सेल का E0 सेल की वैल्यू प्राप्त होती है, इतना। फिर मैं देखता हूं कि जब उसको चेक करता हूं वोल्टामीटर में तो मुझे पता चलता है ये ऋण का काम कर रहा है और ये वाला इस जगह पे धन का काम कर रहा है। और इसका वैल्यू कितना मिला हमें, E0 सेल। जब इस तरह से दोनों को एक कोई भी धातु का आपने अर्ध सेल बनाया और एक तरफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख करके जोड़ दिए और एक तरह से पूरा सेल बन गया। इसके बाद वोल्टामीटर में रख के चेक करते हैं भाई कौन सा प्लस काम कर रहा है, कौन सा माइनस काम कर रहा है। अब यहां पर पता चला ये प्लस का काम कर रहा है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो जो अब यहां पर हुआ कि ये प्लस का काम करा तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात, यहां पर जो वैल्यू आएगा, यहां पर आया E0 सेल की वैल्यू जो आया है 0.34 वोल्ट प्राप्त हुआ हमें। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि भाई इसका वैल्यू कितना है। सेल का तो निकाल लिया मैंने, इसका मुझे पता है कितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना पता है। यहां पर चूंकि ये प्लस का काम कर रहा है तो ये कैथोड का काम करेगा, तो ये E0 सी कैथोड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एनोड का, तो E0 ए यानी कि एनोड का काम कर रहा है और इसकी वैल्यू हमें पता है 0.00 वोल्ट है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था E0 सेल
इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहां पर ई नॉट एनोड की वैल्यू पता है, तो जो जो वैल्यू पता है उसको रख देते हैं। चलिए, हमने क्या देखा, सेल का वैल्यू कितना है 0.34 वोल्ट इज इक्वल्स टू ये कितना, कैथोड की वैल्यू इसी के तो कैलकुलेट करना है, ई सी ई नॉट सी माइनस इसका वैल्यू कितना है 0.00 वोल्ट हमें प्राप्त हो गया। अब जो वैल्यू मिला, अब देखिए इस जगह पर हमें मिल गया 0.34 और ये हो गया ई नॉट सेल। अब इस जगह पर हमें मिल गया ई नॉट सेल यानी कि ई नॉट कैथोड यानी कि ई नॉट सी यू का मानक अपचयन विभव मिल गया हमें, पॉजिटिव में मिल रहा है, तो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। विद्युत को जब दर्शाते हैं ना तो प्लस माइनस के रूप में दर्शाते हैं, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अगर जिंक लेंगे तो भाई बेटा ये नेगेटिव दिखाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये एनोड दिखाएगा, ये कैथोड दिखाएगा। इस तरह से 4-5 प्रयोग आप देख सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग तत्वों का, अलग अलग एलिमेंट्स का मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लेते हैं। उसका लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, यहां से देखिए, ये देखिए लिथियम को लेते हैं तो -3.045, पोटेशियम को लेते हैं तो -2.9, ऐसे सारे बहुत सारे एलिमेंट्स का हमें प्राप्त हुआ। इनको एक लाइन से हमने जमा दिया, सबसे कम वाला यानी कि नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट्स को जमाते गए और इस तरह से आखिरी में हमें प्लस वाला मिला। देखो सबसे ऊपर नेगेटिव है, जितना बड़ा नेगेटिव उतना छोटा अंक, और जितना बड़ा पॉजिटिव उतना बड़ा अंक। और हमने एक चीज और देखा, हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का यहां पर होगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव का मान 0 है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का 0 है, ऊपर वाले का नेगेटिव है, हाइड्रोजन का 0 है और नीचे वाले का पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, मानक अपचयन विभव बोलते हैं इसको। मानक अपचयन विभव, जैसे जैसे हम किसी तत्व का मानक अपचयन विभव बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे उन तत्वों को लाइन से हमने जमाया। तो इनको याद रखना पड़ता है। अब इसके किस चीज को याद रखना पड़ेगा कि पहले ऊपर कौन आया, फिर उसके नीचे कौन आया, फिर उसके नीचे कौन आया, इसे याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक सिंपल सा सिस्टम आपके लिए बना के रखा है, उसको ध्यान रखेंगे। और इसी जो ये बना हुआ टेबल है, इसी को कहा जाता है, इस सीरीज है यानी कि क्रम है, एक ऑर्डर है, इसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, इस तरह का जो है इनको कहा जाएगा मानक अपचयन विभव श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर कहते हैं मानक अपचयन विभव श्रेणी यानी कि SRPS यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। इन नामों से जाना जाता है। सभी दोनों जितने भी नाम आप पढ़ रहे हो वो सभी एक ही चीज को बोला जा रहा है। इस श्रेणी को कैसे परिभाषित करोगे, मैं सिंपल से एक परिभाषा दे दिया हूं। परिभाषा यह है कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे मानक अपचयन विभव श्रेणी कहते हैं। क्या बोला मैंने, विभिन्न तत्वों को उसके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव श्रेणी के क्रम में रखते हैं तो उसे मानक अपचयन विभव श्रेणी कहते हैं। अब इस चीज को डिटेल में पढ़ने लायक हमें बनेंगे। अब इसके लिए मैं बताता हूं, एक बढ़िया सा ये पूरा श्रेणी है। अब यहां पर याद रखना, इसमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है सबको थोड़ी याद रख पाएंगे, तो हमने क्या किया, हमने इनमें से सिलेक्टेड एलिमेंट्स को रखा है यहां पर, यानी इसमें से लिथियम, पोटेशियम, सीजियम को छोड़ दिया हमने, बेरियम को छोड़ दिया, कैल्शियम को रखा, सोडियम को रखा, मैग्नीशियम को रखा, एल्यूमिनियम को रखा, हाइड्रोजन को रखा, जिंक, आयरन, कैडमियम को छोड़ दिया, लेड, यहाँ पर कोबाल्ट को हमने छोड़ दिया, निकल रखा। इस तरह से जो जो एलिमेंट्स हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं या जिनके आने की संभावना अधिक है, उन्हीं एलिमेंट्स को हमने आपके लिए रखा है। और जितने भी एग्जाम देखा, इन्हीं एलिमेंट्स को के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो मानक अपचयन विभव श्रेणी क्या है आपको आज पता चल गया, और मानक अपचयन विभव श्रेणी का क्या उपयोग है वो जानने के लिए आपको हम अगले क्लास की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उसे याद कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो याद करने के इस टेक्निक को बता रहा हूं, आपको ट्रिक बता रहा हूं
उसके आधार पे याद करना है। तो ये मैंने रख दिया है इस तरह से, और इनको याद कैसे करेंगे ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अगले क्लास में फिर यूज़ करेंगे, यानी आगे पढ़ेंगे। बेटा आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है ना, तो हमारे साथ हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको बता देता हूँ पहले ना, और इसको अभी बताऊँगा एक ट्रिक, उसको भी यूज़ करना है, समझे। तो क्या बोला मैंने, 9827497052 पर हमें कॉल कर सकते हैं, या 9644562030 पर कॉल कर सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी क्लास बहुत अच्छा है से सीखने के लिए, समझने के लिए। हम आपको केमिस्ट्री की क्लास देते हैं, और जो भी देते हैं पूरे मेहनत से देते हैं और पूरे दिल लगा के देते हैं। याद रखना, आपके YouTube पर आने वाली क्लासेस अब रेगुलरली आती जाएगी, और रेगुलर रहिएगा। आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, हम कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखोगे तो आपका क्लास छूटते जाएगा, बैकलॉग लगते जाएगा, एग्जाम के समय हड़बड़ी होगी और पढ़ाई पूरा नहीं हो पाएगा। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से समझा जा सकता है, अच्छे से सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है, मैंने कहा रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। आप चीज़ों को ये करिए कि मुझे आज मैंने ये पढ़ा है तो कल मुझे आगे अगले स्टेप पढ़ना है, इस तरह से पढ़ते हुए जाना है। कॉपी बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, पूरी पढ़ाई अच्छे से होगी। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि वो भी पढ़ें, तो देखिएगा आपके स्कूल में एक बढ़िया सा स्वस्थ कंपटीशन होगा, हेल्थी कंपटीशन होगा, हेल्थी कंपटीशन होगा, हेल्थी रिजल्ट भी आएगा, और आपका स्कूल या आप स्कूल में टॉप करेंगे और आपका स्कूल जिला में टॉप करेगा। तो इस तरह से आप बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं जो भी सिखाऊंगा, हाँ कोई भी बात कहना है, कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्लास मिलता रहे। अब सवाल आता है कि इनमें से मैंने चुन लिया कुछ एलिमेंट्स को जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको याद कैसे रखेंगे। तो अगले क्लास आते तक याद रखे आइएगा, मैं सिस्टम बता रहा हूँ याद रखने का। याद करिएगा, लीना के काना मांगे आलजन, लीना के काना मांगे आलजन। लीना से हो गया LI, के से हो गया के, लीना से हो गया LI, के से हो गया के, काना से हो गया का से CA ना CaNa, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, और आल से हो गया Al, और जन से हो गया जिंक। तो लीना के काना मांगे आलजन। फिर याद करिए, फिर कर फिर कुद नहीं सुन, कर CR, फिर FE, कुद CD, नहीं NI, सुन SN। कर फिर कुद नहीं सुन, याद रखना है। तो लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कुद नहीं सुन। और फिर है कुआं इलाज, है से हुआ H, कुआं से हुआ कॉपर, ईला से हुआ I, और आज से हुआ ये सिल्वर AG। फिर है पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी, पारा HG, ब्रेड BR, कल CL, सोना AU, फिर F। इस तरह से आप इनको याद करेंगे तो ये पूरा लाइन याद हो जाएगा। लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कुद नहीं सुन, है कुआं ईला आज, पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। याद हो जाएगा बच्चों, बहुत जल्दी याद होता है बच्चों को, तो आपको भी याद हो जाएगा। ये याद करके रखिए, ताकि मैं इसके अनुप्रयोग बता सकूं अगली क्लास में। इसका आपको क्या उपयोग है इस मानक अपचयन विभव श्रेणी का, ये बता सकूं। सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज की क्लास में जो भी पढ़े होंगे उसका पूरा नोट्स बनाइएगा, नोट्स के साथ आपकी क्लास है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।